हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई गुरुकुल ज्ञान। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 7 की बसंत भाग 2। पाठ है हमारा 13, खान पान की बदलती तस्वीर। इसमें देखेंगे किस प्रकार हमारे खान पान में जो बदलाव आए हैं उसके बारे में जानेंगे कि किस किस प्रकार से एक पूरे भारत की जो मिश्रित संस्कृति है उसके बारे में देखेंगे, उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक के बारे में। पिछले 10-15 वर्षों में हमारी खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। इडली, डोसा, सांभर, रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं रहे, उत्तर भारत के भी हर शहर में उपलब्ध हैं। यहाँ बताया जा रहा है, जैसे कि हम सब देख रहे हैं कि हमारी जो लाइफ स्टाइल है कितनी तेजी से भाग रही है, एकदम तेजी से बदलती जा रही है। 1-2 साल में इतना बड़ा बदलाव आ जाता है, तो वही बताया जा रहा है कि पिछले 10-15 वर्षों से हमारे खान पान में बदलाव आए हैं, बहुत तेजी से बदलाव आए हैं। जैसे आप देखेंगे कि आप उत्तर भारत की बात करें तो इडली, डोसा, सांभर जो कि साउथ का है, दक्षिण भारत का है, वो सीमित साउथ तक नहीं है। अब पूरे भारत में आप कहीं पर भी कहीं हर जगह उपलब्ध है, कहीं पर भी आप उसे खा सकते हो। और इस चैप्टर को बहुत ही ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। इसमें जितने कठिन शब्दार्थ हैं उनको भी मैंने आपके लिए रखा है, क्वेश्चन आंसर भी दिए हैं। और साथ ही साथ इसमें हम अपने जीवन में इम्प्लीमेंट भी करेंगे अपनी लाइफ में कि किस तरीके से ये जो फास्ट फूड है, ये जो व्यंजन है, ये जो बदलाव है, इसका क्या नेगेटिव इम्पैक्ट हमारी लाइफ में पड़ रहा है और क्या पॉजिटिव है, दोनों के बारे में समझेंगे। उसी तरीके से अपने जीवन में भी उतारने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मजेदार है, और हो सकता है आपके मुंह में पानी भी आए। आपको नीचे फूड दिख रहे होंगे ना, किस तरीके से डोसा है ना, बर्गर, पिज्जा। तो इसको पढ़ेंगे, हम आनंद लेंगे आज के चैप्टर का। ये उत्तर भारत की भी हर शहर में, ये उत्तर भारत के हर शहर में उपलब्ध है। किसकी बात कर रहे हैं? इडली, डोसा, सांभर जो साउथ इंडियन फूड है, उसको आप अब कहीं पर भी खा सकते हैं, अर्थात उत्तर भारत में भी। और साथ ही साथ बता रहे हैं, उत्तर भारत की जो ढाबा संस्कृति है, आपने देखा अगर आप यूपी, पंजाब, हिमाचल प्रदेश इसमें है, तो यहाँ पर बहुत ढाबा चलते हैं, जगह जगह ढाबा मिलेंगे आपको। तो ये जो ढाबा संस्कृति है, ये भी पूरे भारत में फैल चुकी है, केवल उत्तर भारत तक ही सीमित नहीं है। आपको अब जगह जगह ढाबा संस्कृति दिखती है। और अब आप कहीं पर भी हो, उत्तर भारतीय रोटी, दाल, साग मिलेगा। जैसे आप देखते हो ना कि पंजाब, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, इन सब में जो साग खाया जाता है, साग, रोटी, दाल, चावल। तो ये जो ढाबा संस्कृति है, जिसमें इस तरीके का खाना मिलता है, एक तरीके से पूरी प्लेट आपको, जहाँ पे साग, दाल, चावल, रोटी, तो ये अब हर जगह उपलब्ध है। फास्ट फूड यानी कि तुरंत भोजन, आजकल आप टीवी में ऐड देखते हैं ना, 2 मिनट नूडल्स, फटाफट मैगी बनके तैयार। तो वही है कि तुरंत भोजन, फास्ट फूड का चलन भी बड़े शहरों में उससे खूब बढ़ रहा है। जैसे आप बड़े शहरों की बात करें, बड़े शहरों का मतलब क्या है कि हर कोई वहां पर भाग दौड़ में लगा है। जितने घर में सदस्य, सबके सब जॉब कर रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो वहां पर लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं कि फास्ट फूड कुछ ऐसा ले आओ जो जल्दी बन जाए, क्योंकि हर किसी को ऑफिस निकलना है, हर किसी को काम पे जाना है, तो कौन बैठ के खाना बनाएगा 3 घंटे किचन में। तो सबके सब कोशिश करते हैं कि जल्दी बनने वाले सुबह का जो नाश्ता है, मोस्टली ब्रेड से ही हो रहा है। इस फास्ट फूड में बर्गर, नूडल्स जैसी कई चीजें शामिल हैं, जो कि आजकल हम देखते हैं, टीवी पे भी ऐड आते हैं, और तुरंत हम अपने मोबाइल पे ऐड आते रहते हैं, घर बैठे ऑर्डर कर देते हैं, डोमिनोज, पिज्जा और ये वो। ये सब वही हमारी बदलती संस्कृति का प्रभाव है। एक जमाने में कुछ ही लोगों तक सीमित थे चाइनीज नूडल, अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे हैं। पहले कुछ ही लोग, मतलब जैसे आप देखें उच्च वर्ग के लोग या बड़े बड़े शहरों में ही चाइनीज नूडल्स मिलते थे। और अब तो ये गांव गांव में, हर जगह, हर गली, हर घर में मौजूद है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो नूडल्स के बारे में ना जानता हो। मैगी क्या है, चाउमीन क्या है, बर्गर क्या है, पिज्जा क्या है, हर जगह सब कोई। एक तो एडवर्टाइज आप देखते हो, ये हमें अट्रैक्ट करते हैं। छोटे छोटे बच्चे घर का खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन उनको अगर आप भी 7th क्लास में ही है तो आपके मुंह में पानी आ रहा होगा, है ना। तो यहाँ पर भी कि भाई, अगर उन बच्चों को बोला जाए कि भूख, खाना दाल रोटी खा लो, तो भूख नहीं है, लेकिन अगर चाउमीन दे दो तो भूख लग जाती है ना। तो यहाँ मैगी दिख जाए तो भूख लग जाती है। तो वही चीज है कि हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। अब ये जो चैप्टर हमें आप बताएगा, ये बदलाव हमारे जीवन में आ रहे हैं, तो इनके क्या प्रभाव अच्छे हैं और क्या बुरे हैं, इनको भी हम साथ साथ समझते हुए चलेंगे। इसमें हमने ये जाना कि किस प्रकार से हमारी संस्कृति बदल रही है। अब संस्कृति में सिर्फ रहन सहन ही नहीं होता है, भाषा ही नहीं होती है, हमारा खान पान भी आता है, हमारे त्योहार भी आते हैं, सब कुछ आते हैं। तो हमारी संस्कृति में आज जो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, जैसे भाषा है, रहन सहन है, डिफरेंट चीजें हैं, उसमें से एक हमने आज लिया खान पान। 2 मिनट नूडल्स के पैकेट बंद के रूप में कम से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैगी की। कि जो मैगी है उससे तो लगभग सभी परिचित हो चुके हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो उसे ना जानता हो, चाहे बच्चे हों चाहे फिर वो बूढ़े हों। इसी तरह नमकीन के कई स्थान, कई प्रकार अब तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेजी से घर घर में अपनी जगह बना रहे हैं। छोटे बच्चे आप देखते हो ना, कि जो 3-4 साल का बच्चा है वो भी ये जो लेज वगैरह, चिप्स वगैरह देखते हो ना, कि उसमें 2-3-4 इतने जरा से निकलते हैं, और पैकेट ऐसा फूला हुआ रहता है, उसमें इतनी हवा भरी रहती है
ऐसा लगता है 10 रुपए में कितना बड़ा पैकेट है, लेकिन जब उसे खोलते हैं तो एक्चुअल में बिल्कुल जरा सा चिप्स निकलते हैं, वो एक आलू का चिप्स भी नहीं होता है 10 रुपए का पैकेट। तो हर तरीके का सिर्फ यही नहीं है, चाउमीन और मैगी ही नहीं है, चिप्स के भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की आप देखते हो, हल्दीराम, लेज और ये वो तरह तरह के मार्केट में आपको मिल जाते हैं। गुजराती ढोकला, गाठिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाई जाती है। ढोकला हम सब जानते हैं जो बेसन का बनता है, ठीक है, और जो डिफरेंट डिफरेंट हमारे भारत में जो राज्य हैं, गुजरात है, अलग अलग है ना, पश्चिम बंगाल है, हर जगह का अपना कोई ना कोई खाना है, तो वो भी हम हर जगह। बंगाली मिठाइयों को केवल रस भरी चर्चा चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। जो बंगाली मिठाइयाँ हैं उनकी बात कर रहे हैं कि वह केवल अब शहरों में नहीं, अब हर जगह मौजूद है, आप कहीं पर भी इसको प्राप्त कर सकते हो। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेश के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। हमारा भारत जो विश्व में सबसे डिफरेंट है, हमारी किस वजह से हमारी पहचान जो है अलग, क्योंकि विविधताओं में एकता, यानी कि हमारे इतनी डिफरेंस विविधता है, इतना है, चाहे वो आप किसी भी राज्य को उठाएंगे तो उसका अपना कल्चर है। भारत का तो एक कल्चर है ही है, लेकिन हर एक राज्य का अपना एक कल्चर है, उनकी भाषा, उनका पहनावा, उनके व्यंजन, उनका त्योहार। तो वही बताया जा रहा है कि भारत के जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्टेट है जहाँ का व्यंजन है, तो वो अब हर जगह मौजूद है पूरे भारत में। तो हम आजकल आप देख रहे हैं शादी वादी में जाते हो, बफर सिस्टम है, इतनी सारी प्लेट, इतने सारे वो लगे रहते हैं, डिमांड मतलब वो डोंगे होते हैं, आप पढ़ पढ़ के देख देख के उसमें खा खा के एक एक चम्मच भी खाएंगे तो आपका पेट भर जाएगा। क्यों हो ऐसा हुआ है? क्योंकि हर एक राज्य का अपना है भोजन, अपनी पहचान है। हर कोई व्यक्ति जो सक्षम है वो चाहता है मैं ज्यादा ज्यादा चीजें उपलब्ध करा सकूं, तो इसके कुछ फायदे भी है और कुछ नुकसान भी है। मध्यम वर्गीय जो जीवन है, मिडिल क्लास जो फैमिली है, उसमें विविधता अपनी जगह बना चुकी है। उच्च वर्ग में तो शुरू से था, क्योंकि पैसा उनके पास होता है तो वो कोई भी चीज परचेज कर सकते हैं, कोई भी चीज खा सकते हैं। लेकिन मध्यम वर्ग जो है, मिडिल क्लास फैमिली है, वो भी अब अपने भोजन में विविधता उत्पन्न उनके हो गई है, चाहे उनकी किचन की बात हो, चाहे कहीं और की बात हो। लेकिन निम्न वर्ग में अभी बेचारे वो केवल उतना ही उनके पास होता है कि वो अपना 2 वक्त का रोटी का इंतजाम कर सके। वहां विविधता की बात कहाँ आएगी जहाँ वो भोजन अपना पेट भर के नहीं कर पा रहे हैं। कुछ चीजें और भी हैं, मसलन अंग्रेजी राज जो ब्रेड केवल साहवी ठिकानों तक सीमित थे। ये जो ब्रेड हैं हमारे, आज हम ब्रेड की भी बहुत सारी चीजें देखते हैं, जैसे पाव भाजी हो गया, छोले कुलचे हो गए, ठीक है, या फिर ब्रेड हो गई, या उसमें भी कई सारी चीजें आप देखते हो, ब्रेड में और भी चीजें। ये पहले जब हमारे ऊपर अंग्रेजों का शासन था, तो अंग्रेजी ठिकानों पर वो चाय चाय जो हमारे यहाँ तो दूध पिया, छाछ लस्सी दूध, तो पहले वो लोग अंग्रेज क्या करते थे, ब्रेड और चाय, वो पहले सावी ठिकानों पे थे, मतलब साहब लोग, वो लोग खाया करते थे। लेकिन अब आप देखेंगे कि भारत के हर एक कस्बे तक पहुंच चुके हैं, और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में ब्रेड सुबह सुबह सेकी और तली जाती है। मतलब ज्यादातर लाखों करोड़ों की बात हो रही है, चाहे वो शहर हो, चाहे वो गांव हो, चाहे फिर वो कस्बा हो, हर जगह सुबह नाश्ता जो है, आप देखेंगे 70-80% घरों में ब्रेड का नाश्ता चल रहा होता है। खान पान की इस बदलती हुई संस्कृति में सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। नई पीढ़ी मतलब आप सब लोग, जो अब इस नई पीढ़ी की बात कर रहे हैं, जो युवा वर्ग अभी है, आपके पेरेंट्स की बात करें या उनके पेरेंट्स की बात करें, तो शायद उस समय इतना ज्यादा चलन नहीं था। लेकिन आजकल की पीढ़ी में, क्योंकि सब वर्किंग है, सब भाग रहे हैं, सबको चाहिए जल्दी खाना बन जाए, और इतने सारे एडवर्टाइज आ गए हैं, इतने सारे सोशल मीडिया हो गई, जिसकी वजह से जो हमें हर समय एडवर्टाइज देखने को मिलते हैं, तो बच्चे भी ऑर्डर कर लेते हैं, लोग भी इतने बिजी हैं, लोगों के पास समय भी नहीं है। तो ये जो संस्कृति बदल रही है, इसका सबसे ज्यादा प्रभाव किस पे पड़ा है? नई पीढ़ी पर, जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानते थे। पहले के दादी नानी से बात करो तो वो मैगी वैगी शायद इतना पसंद भी नहीं करते, उन्हें पसंद भी नहीं आएंगी। लेकिन आजकल की जो युवा पीढ़ी है, वो सब सारे व्यंजनों के बारे में जानते हैं, बता भी देंगे ये कौन सा भोजन कहाँ का है, चाइनीज फूड कौन सा है, साउथ इंडियन कौन सा है, नॉर्थ इंडियन कौन सा है। तो यहाँ पर वही बात हो रही है। पर कई व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती हूँ। स्थानीय व्यंजन भी अब घटकर कुछ ही सीमित चीजों तक रह गए हैं। बम्बई की पाव भाजी, दिल्ली के छोले कुलचे को दुनिया पहले की तुलना में बड़ी जरूर है, ठीक है। जैसे मान लो यहाँ पर आप क्या कह रहे हैं, कुछ स्थानीय व्यंजन जो है उनकी संख्या सीमित रह गई है, पर कुछ स्थानीय व्यंजन ऐसे हैं जो ऑल ओवर इंडिया में फैल चुके हैं। बात करते हैं दिल्ली के छोले कुलचे की, या फिर मुंबई की पाव भाजी। दिल्ली के छोले कुलचे अगर आप दिल्ली एनसीआर में या कहीं पर भी हैं तो सब नहीं खाए होंगे, कि कितने वहां पर फेमस है दिल्ली के छोले कुलचे। या मुंबई की पाव भाजी जो आप सीरियल में देख लेते हो, मुंबई में अगर आप बिलोंग कर रहे हो तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप मुंबई से बिलोंग नहीं करते हो, दूर हो, किसी और भारत के कोने में है, तो हमने टीवी पे तो सबने देखा होगा कि दिल्ली के जो मुंबई की जो पाव भाजी है, वो कितनी फेमस हो चुकी है। तो यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ तो स्थानीय व्यंजन बहुत ही सीमित हो गए, सिमट के रह गए, जिनमें समय ज्यादा लग रहा है, वो तो एकदम सिमट गए। लेकिन जिसमें समय कम लग रहा है वो पूरे भारत में फैल गए। पर अन्य
यहाँ पर जो हमारे कठिन शब्दार्थ थे उनके बारे में, जैसे खान पान, बहुत आसान तरीके से चैप्टर दिया गया, कुछ कठिन ज्यादा है नहीं, फिर भी मैंने दिए। जैसे खान पान का मतलब खाना पीना हो गया, बड़ा मतलब जैसे कोई दक्षिण भारत का जो दही बड़ा हो ना, व्यंजन है एक प्रकार, दही बड़ा बोलते हैं, ऐसे ही एक दाल का बड़ा बनता है जो सांबर वगैरह के साथ खाया जाता है। मिश्रित मतलब मिली जुली, सकारात्मक मतलब अच्छा। स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकर ये बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठी नमकीन में अब वह बात कहाँ रही है। जैसे आप देखेंगे कुछ क्वालिटी भी घटी है। जैसे जैसे चीजें क्या है, पहले लोग क्या करते थे, खोआ वगैरह जो था उसके बना रहे हैं, गुलाब जामुन या पेड़े वगैरह। आजकल रेडीमेड पाउडर आता है, उसका बना देते हैं, तो वो स्वाद कहाँ से हो जाएगा। तो यहाँ पर भाई बताया गया स्थानीय व्यंजन जो है उनकी दुनिया छोटी होती चली जा रही है। जानकर ऐसा बताते हैं, मतलब जो जानने वाले हैं, कि मथुरा के जो पेड़े थे बहुत ही फेमस थे और अभी भी हैं फेमस, लेकिन उस समय प्योर खोया के बनाए जाते थे। अब इसमें इतना सारा बूरा मिलता है, तो बूरे आपको खाने में कोई टेस्ट ज्यादा आएगा नहीं, तो इसलिए भी उनकी क्वालिटी में जब कमी हो गई है, तो इसलिए वो सिकुड़ भी रहे, उनकी दुनिया छोटी हो रही है। इसी प्रकार से आगरा का पेठा और नमकीन बहुत मशहूर है, वो भी कहीं ना कहीं जो नकली क्वालिटी तरीके से बनाए जा रहे हैं, तो उससे भी फर्क पड़ रहा है। यानी जो चीजें बची हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फर्क आया। कुछ कुछ चीजें अभी यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि कुछ चीजें बहुत फेमस हो गई हैं, लेकिन कुछ चीजें जिनमें हार्डवर्क है, मतलब जिनमें टाइम ज्यादा लग रहा है, जिनमें हमें प्रोडक्ट ज्यादा डालने पड़ रहे हैं, चीजें ज्यादा डालनी पड़ रही है, बनने के बाद वो कॉस्टली पड़ते हैं, तो वो जो कॉस्टली पड़ते हैं तो लोग उनको परचेज नहीं कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कारण ये भी है कि लोग उसमें क्या करते हैं, उसकी क्वांटिटी, जो क्वालिटी है, गुणवत्ता जो है, गुणवत्ता मतलब उसकी क्वालिटी, उसमें गिरावट कर देते हैं। देखने में तो आपको सेम लगेगा, लेकिन खाने में स्वाद उतना नहीं होगा। जो खोया के पेड़े बनेंगे, जो बूरा मिक्स बना देते हैं ऐसी पाउडर मिला के, तो उसमें कहाँ क्वालिटी होगी। तो एक कारण ये भी है कि इसकी वजह से क्या हुआ कि जो स्थानीय व्यंजन फेमस भी है कुछ, पर वो पहले के मुकाबले नहीं है, मतलब उनकी क्वालिटी पहले जैसी नहीं रही है। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फल और खाद्यान्नों में जो व्यंजन पकवान बना सकते हैं, उन्हें बनाने की फुर्सत भी किसको है। अब आप देखेंगे कि जो हमारे मौसमी फल आते हैं, ऋतुएं आती हैं, उनके अकॉर्डिंग हम जो व्यंजन बनाते हैं, जैसे अगर बात करें सर्दियों की, है ना, तो सर्दियों में जो साग बनाते हैं, तो साग में आपको पहले साग लेकर आना पड़ता है, फिर उसको बैठ के साफ करना होता है, फिर उसको काट के, फिर उसको घंटों बनाना होता है। तो कौन बना रहा है, तो ये जो ऋतुओं के अनुसार हम भोजन लेते हैं, या मौसमी जो फल और सब्जियां हैं, उनका कहीं ना कहीं समय की वजह से हम उतना नहीं ध्यान देते हैं और इग्नोर कर देते हैं कि भाई जो चीज जल्दी बन जाए, जल्दी साफ हो जाए, जल्दी आसान तरीके से बन जाए, उसको परचेज कर लेते हैं, उसको घर में ले आते हैं। और जिसमें हार्ड वर्क, भले ही वो अच्छा लगता हो, और समय न होने की वजह से, क्योंकि सब वर्किंग है, सब काम में लगे हुए हैं, इसलिए क्या करते हैं कि जल्दी बनने वाले पकवान हैं उनको प्रेफर करते हैं, उनको तवज्जो देते हैं। उन्हें बनाने की फुर्सत किसके पास है, क्योंकि भाई गृहणियां जो है पहले घरों में रहती थी, काम कर, हाउस वाइफ हुआ करती थी, घर में बैठ के काम कर रही, पूरा दिन उनके पास है। लेकिन अब सुबह महिला भी जो है वो भी काम पे जा रही है, 7 बजे उसे भी अपने ऑफिस निकलना है, 8 बजे, तो 7 बजे वो साग बनाने बैठेगी क्या, 2 घंटे के लिए तो ऑफिस तो निकल गया उसका। तो कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि पहले गृहणियां जो थी वो घर में रहती थी, अब गृहणियां जो हाउस वाइफ है वो कामकाजी महिलाएं हो गई हैं, मतलब वो काम करने लगी, ऑफिस में जाने लगी, दफ्तर में जाने लगी हैं। महिलाएं पहले खरबूजे के बीज छीला करती थी, जो हम मस्क मेलन खरबूजा जो है उसको पहले खाते थे, उसके बीज को रख लेते थे सुखा के, फिर अपने दोपहर में अपने बैठ के बातें कर रही, छील रही। वो पहले महिलाएं जब घर में रहती थी, ज्वाइंट फैमिली रहती थी, तब ऐसा हुआ करता था। तो कहीं ना कहीं कारण ये भी है कि अब किसके पास फुर्सत है, कौन बैठेगा छीलेगा, उतने में तो मार्केट से लेकर आ जाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं। फिर उन जो जो उन्होंने खरबूजे के बीज निकाले हैं, उनसे व्यंजन तैयार करना कितना दुस्साहस का काम है। दुस्साहस मतलब बहुत ही कठिन, मुश्किल। यहाँ पर दुस्साहस का मतलब मीनिंग है कि ऐसा मुश्किल भरा काम, इतना कठिन काम कौन करेगा। सच में कितना मुश्किल है कि एक एक बीज के छीलना, कितना, कौन उसे साफ करेगा, कौन बैठ के निकालेगा। तो इससे अच्छा मार्केट से रेडीमेड लेके आ जाओ, समय बच जाएगा। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, तो दूसरी ओर वह देसी विदेशी व्यंजन अपनाते जा रहे हैं। क्योंकि कारण बता दिया कि जो हमारे स्थानीय व्यंजन है उनमें क्यों कमी आई है, उनकी कमी आने की वजह है समय का अभाव। दूसरी तरफ उनकी क्वालिटी, गुणवत्ता में क्यों, क्योंकि वो अगर हम वही क्वालिटी के बनाएंगे तो समय भी ज्यादा जाएगा और वो कॉस्टली भी पड़ेंगे, तो दोनों ही कारण, इसलिए इसकी गुणवत्ता में कमी आई है। साथ ही साथ वह सिकुड़ कर कम कम रह गई है, क्योंकि कम ही लोग उनको बनाते हैं। दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं कि हम भारत के व्यंजन तो है ही हैं, भारत के जो 28 राज्य हैं उनके व्यंजन तो आप कहीं पर भी ले सकते हो। इसके अलावा भी दूसरे देशों के व्यंजन को भी हम अपनाते हैं, जैसे चाइनीज फूड। आप देखते हो इंडिया के हर एक कोने में आपको चाइनीज फूड भरमार मिलेगा। मैगी लो, चाउमीन लो, मोमोज लो, ये सारी चीज जितने भी है ये सब चाइनीज फूड है, और बच्चा बच्चा इसको जानता है। तो देश विदेश के भोजन को भी अपना रहे हैं जिन्हें बनाने और पकाने में सुविधा हो, मतलब बहुत आसानी से बन जाते हैं। मैगी तो ऐसी भी आती है बनी बनाई, वो आप देखते हो कि गर्म पानी ऐड करो बस बन गई, कुछ नहीं करना आपको।
तो जिसको खाना बनाना नहीं आता वो भी उसको बना सकता है। जटिल प्रक्रियाओं वाली चीजें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती है। कई बार तो ऐसा होता है कि जो आज पहले था महिलाएं तो कर ही लेती थी काम, आजकल कुछ लड़के या फिर लड़कियां जो है हॉस्टल में रह रही हैं, खुद कुकिंग करनी पड़ रही है, मदर साथ में नहीं है, तो वो यूट्यूब पे या फिर गूगल पे या फिर किताबों के माध्यम लिखा पूरी रेसिपी पढ़ते हैं कि अगर मुझे 4 लोगों का खाना बनाना है तो कितना उसमें पड़ेगा सामान, वो सब पढ़ पढ़ के इस तरीके से तैयार करते हैं। तो बहुत मुश्किल हो जाता है, जो चीज़ें रेडीमेड है फटाफट बन जाती है, तो इसीलिए इन चीज़ों को प्रेफर ज़्यादा हो रही चीज़ें, बाहर की चीज़ें। अब शहरी जीवन में जो लगभग भागम भाग सा है, अब देख रहे हो शहर में, क्योंकि शहर में महंगाई, लोग कहते हैं महंगाई बहुत ज़्यादा है, वहाँ कुछ भी फ्री का नहीं है, पानी भी फ्री का नहीं है। तो जब पानी भी फ्री का नहीं है तो आपको वहाँ मेहनत करनी पड़ेगी, पैसा आपको चाहिए, पैसा चाहिए तो जाहिर सी बात है सबको नौकरी करनी पड़ेगी, कुछ ना कुछ काम देखना पड़ेगा। तो सबकी लाइफ भागम भाग है। उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है कि कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को चीज़ें धीरे धीरे वंचित कर दिया। क्यों? अब इतनी ज़्यादा महंगाई बढ़ गई है तो आदमी सोचता है कुछ ऐसी चीज़ मिल जाए जो सस्ती पड़ जाए और जल्दी हो जाए, क्योंकि घर में सारी चीज़ें अरेंज करेंगे तो कितना महंगा पड़ेगा, टाइम जाएगा। अब वो टाइम बचा लेंगे तो नौकरी कर लेंगे, उससे कुछ पैसा अर्न हो जाएगा, कुछ कमाई हो जाएगी। तो इसलिए भी ऐसा हो रहा है। जिन व्यंजनों में मेवे स्वाद नहीं आता है उन्हें पकाने बनाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। यहाँ बताया जा रहा है कि कुछ व्यंजन ऐसे हैं, जैसे आप देखते हो ना कि ड्राई फ्रूट डाल के बनाते हैं, मेवा बनाते हैं, मेवा से बना जैसे कुछ भी ऐसा। अब मेवा डालेंगे तो बहुत महंगाई की वजह से ला नहीं पा रहे, इतने महंगे 1000 रुपए किलो आप बादाम देख रहे हो, तो भाई इतना पिस्ता इतने महंगे हैं तो कौन लेकर आएगा, कौन उनको बनाने बैठेगा। और अगर हमने इसमें लड्डू बना लिया, अपने कुछ भी बना लिया और उसमें बिना मेवा के बनाए, अर्थात ड्राई फ्रूट नहीं डालें, तो उनमें स्वाद कहाँ से आएगा। तो भाई जब स्वाद भी नहीं होगा फिर भी उसको बनाएगा कौन। तो दोनों बातें यहाँ पर बता रहे हैं, लेखक कह रहे हैं कि जो व्यंजन है बिना मेवा के वो स्वाद नहीं आते, और बिना मेवा के कौन बनाने बैठेगा, 4 बार सोचेगा। और मेवा इसलिए नहीं डाल पा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा महंगाई है। खान पान की जो मिश्रित संस्कृति बनी हुई है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी है। अब ये जो हमने अब तक इतनी कहानी पढ़ी है कि जो खान पान बदल रहा है उसमें कितने ज्यादा परिवर्तन हुए। भारत के प्रत्येक कोने का कोई भी व्यंजन आप कहीं पर भी ले सकते हैं। सिर्फ भारत का ही नहीं, विदेशों का भी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, हम यूज कर रहे हैं, जैसे चाइनीज नूडल्स वगैरह आपने देखे। अब ये जो इतना बदलाव हुआ है, हमारे स्थानीय व्यंजनों में क्वालिटी में कमी आई है। क्यों कमी आई है? क्योंकि महंगाई है। हम क्यों उनको संकुचित करते जा रहे हैं? क्योंकि हमारे पास समय नहीं है। अब यहाँ बता रहे हैं कि इतने सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, उसके बावजूद भी इस मिश्रित संस्कृति का बहुत ही पॉजिटिव सकारात्मक पक्ष भी है। इसका एक नकारात्मक पक्ष नहीं है अभी तक हमने नकारात्मक भी देखे कुछ, पर इसका सकारात्मक पक्ष भी है। सकारात्मक पक्ष क्या है? गृहिणियों और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले व्यंजनों की विधियां उपलब्ध है। जैसे आप देखेंगे कि अगर मान लीजिए आप दाल रोटी साग सुबह ये सब बनाने बैठेंगे और आपके पास लिमिटेड चीजें हों कि आपको यही बनाना है, तो जाहिर सी बात है वो इंसान वही बनाएगा, उसमें उसका समय चला जाएगा। अब महिला सुबह जो ऑफिस जा रही है या कहीं पर भी जहां पर भी वर्किंग है, तो उसको कितना टाइम लगने वाला है। तो जब हमारे पास 50 चीजें होंगी तो हम उन चीजों को चुनेंगे जो चीजें जल्दी बन जाए, क्योंकि हमें भी ऑफिस निकलना है ना। हमें भी ऑफिस निकलना, तो कुछ आधा घंटे में बन जाए ऐसा कुछ भोजन। जब 50 चीजें हैं तो आप उनमें से आराम से सिलेक्ट कर सकते हो कि भाई ये चीजें ठीक भी हैं और जल्दी बन जाएंगी। ऐसा नहीं कि सारे जितने भी मिश्रित चीजें हमारे पास हैं सब अनहेल्दी हैं, हेल्दी चीजें भी है ना। तो आप अपनी योग्यता के आधार पर पढ़े लिखे हो, समझदारी से अच्छी चीजों का चुनाव करो ना, जो आपकी हेल्थ के लिए ठीक है। जंक फूड वगैरह है उनको आप 15 दिन में 1 दिन रखिए, महीना में 2 बार रखिए, हर रोज नहीं रखिए, अपनी लाइफ स्टाइल में शामिल मत करो उसे। ऐसे दिन रखिए कि आपकी विविधता आ जाए, कि आपका स्वाद भी मिल जाए और आपकी हेल्थ पे फर्क भी ना पड़े। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, और साथ ही साथ क्या हुआ है, जो नई पीढ़ी अर्थात आप सब, ठीक है, आप सबको क्या मिला है, नई देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग, एक अच्छा अवसर मिला है। अब जैसे चाइना, मान लीजिए कि कल को आप चाइना जाते हो, ठीक है, जॉब लग गई आपकी चाइना, या फिर आप चाइना घूमने के लिए जाते हो, तो आप चाइना के भोजन से अनभिज्ञ तो नहीं हो कि भाई ये क्या आ गया, ये चाउमीन क्या है ना, ये मोमोज क्या है, क्योंकि हम पहले यहाँ खा चुके हैं, हम उनसे अच्छी बात भली बात परिचित हैं। तो हमें वहां पर बहुत ही ऑड नहीं लगेगा, यार ये खाना कैसे खाया जाएगा, ये कैसे होगा। तो ये हमारे लिए अच्छी बात भी है कि अगर हम दूसरे देशों के खाने के बारे में जानते हैं, तो हम, क्योंकि आजकल हमारा जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, हम अपने जॉब की तलाश में काम के लिए अपने एक राज्य से दूसरे राज्य में, वैसे एक देश से दूसरे देश में जा रहे हैं। तो दूसरे देश में जाओगे तो खाना क्या बांध के लेके जाओगे, कितने दिन का लेके जाओगे, तो आपको वहीं का खाना खाना पड़ेगा। जब आप उस खाना को पहले से परिचित हैं, बना लेते हैं, उसका स्वाद पता है, तो आपको वहां पर आराम से आप एडजस्ट कर सकते हैं, अपने जीवन जी सकते हैं, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में। क्योंकि ये भी एक सच्चाई है कि जो विविध व्यंजन इन्हें निखालस रूप में उपलब्ध नहीं है, मतलब कुछ चीजें हमें ऐसे ही नहीं मिले हैं, तो वही चीजें बताई गई है कि हमें एक सच्चाई भी है ये कि देश विदेश की पीढ़ी को हमें नहीं मिले हैं,
लेकिन नई पीढ़ी को अवसर मिला है और ये अच्छा भी है, क्योंकि अब आप एक जगह सीमित नहीं रह सकते हो, क्षेत्र विशेष। अब आपको देश के हर एक कोने में जाना पड़ेगा। नौकरी के भी जगह जगह ट्रांसफर यहाँ पर दिया है। आजादी के बाद उद्योग धंधे नौकरियों के तबादले का जो एक नया विस्तार हुआ है, हमारा जो संविधान बनाया आजादी के बाद, उसमें लिखा है कि आप अपने रोजगार की तलाश में किसी भी स्टेट में जा सकते हो, कहीं पर भी, क्योंकि हमारे पास एक नागरिकता है, इकहरी नागरिकता है पूरे भारत में। ऐसा नहीं कि आप केरला में रह रहे थे और आप इसमें आ जाएंगे हिमाचल प्रदेश में तो आपको यहाँ की नागरिकता नहीं। पूरे भारत में एक नागरिकता है, किसी भी राज्य में आप जा सकते हो, रह सकते हो, कोई भी नौकरी ले सकते हो, कहीं पर भी अपना धंधा स्टार्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर वही बताए कि उद्योग धंधे नौकरियों के जो ट्रांसफर होते हैं, तबादले होते हैं ट्रांसफर, तो उसका भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा है कि भाई ट्रांसफर हो रहा है तो आप किसी और स्टेट में चले गए हो, तो वहाँ का खान पान जरूरी है आपके लिए। वो जब परिचित हो गए हैं तो आप आराम से वहाँ पर वो अपना एडजस्ट कर सकते हैं। बड़े शहरों के मध्यवर्गीय स्कूलों में जब दोपहर के टिफिन के वक्त बच्चों के टिफिन खुलते हैं, डब्बे खुलते हैं, तो उनमें विभिन्न प्रकार के व्यंजनों की खुशबू आती है। अभी आप फील कर सकते हो, अभी आप क्लासरूम में जब आपका लंच होता है, और क्योंकि शहरों में क्या होता है ना, हर जगह के लोग होते हैं, अलग अलग राज्यों के आए, जैसे मान लो दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में यूपी के, बिहार के, पंजाब के, हरियाणा के, हर जगह के बच्चे वहाँ लोग रह रहे हैं। यहाँ तक कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, आपके इधर सेवन सिस्टर के भी, वहाँ के भी लोग वहाँ रह रहे हैं, जगह जगह के लोग। अब वो हर घर की अपनी कुछ कुछ चीजें स्पेशल बनती हैं। वो जब टिफिन खोलते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के व्यंजन उसमें रखे हुए हैं, अर्थात खाना रखा है, कोई कुछ लाए, तो जो खुशबू फैलती है ना क्लासरूम में, तो वही बताया जा रहा है कि ये कितना अच्छा एक तरीके से हमें एक भाव में जोड़ने की बात कर रहे हैं, एक ही कड़ की बात कर रहे हैं कि एक ही जगह पर डिफरेंट डिफरेंट टाइप के जब हम भोजन को देखते हैं तो हमें आपस में सौहार्द की एक एकता का भाव जो है कि हमारा भारत देखो कितना डिफरेंट है, लेकिन एक ही क्लासरूम में हम जगह जगह के लोगों के जो व्यंजन है, उनकी जो खुशबू है, वो महसूस कर सकते हैं। यहाँ पर क्या है, गृहिणियों मतलब घर में काम करने वाली स्त्रियां, काम काज मतलब काम करने वाली, विस्तार मतलब फैलना, ये इसके कठिन शब्दार्थ हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई कठिन शब्द लग रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका आंसर आपको मैं दे दूंगी। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में राष्ट्रीय एकता के लिए नया बीज भी मिल सकती है। एक अच्छी बात है ना, हमारे राष्ट्रीय एकता के लिए हम जिस प्रकार देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें जोड़ के रखती हैं, तो ये खान पान भी तुम्हें जोड़ रहा है ना, कि हम वहां जा रहे हैं, साउथ में जा रहे हैं, अगर नॉर्थ इंडिया के हो तो वहां पे आप इंजॉय कर रहे हो, उन लोगों के साथ आपके लिए वो अजनबी नहीं है, ना वो अजनबी खान पान है, ना अजनबी लोग हैं, वो हमारे देश के लोग हैं। तो यहाँ पर ये एक तरीके से राष्ट्रीय एकता के सूत्र में भी हम बांध रहे, मिश्र संस्कृति। अगर हम एक दूसरे से मिलेंगे जुलेंगे नहीं तो फिर हमारे अंदर क्षेत्रीयता की भावना डेवलप रहेगी, राष्ट्र की भावना डेवलप नहीं हो पाएगी। हमारे अंदर राष्ट्र की भावना होनी चाहिए, राष्ट्र मतलब देश की भावना, कि हमारा देश कितना डिफरेंट है, कितना भिन्न है बाकी और देशों से। बीज भली भांति तभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी संस्कृति दूसरों की चीजों की ओर भी ध्यान देते, क्योंकि ऐसे भी बोलते हैं ना, मतलब जो बड़े बुजुर्ग हैं कि भाई किसी का आपको अपना बनाना है तो उसको अच्छे अच्छे खाना और ये सारी चीजें, दोस्ती। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आप देखेंगे, भारत में आपके इतने अलग अलग राज्य हैं, उनमें आपके दोस्त हैं, उनके आप खाना एक दूसरे को शेयर करते हो, बातें शेयर करते हो, भाषा शेयर करते हो, तो इसमें आप आपस में एक एकता का जो भाव है, वो एक भाई बहन भाई भाई जैसा जो है वो रिश्ता डेवलप होता है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब हैं भाई भाई, क्योंकि हम सबके खान पान रहन सहन सब अलग अलग है, लेकिन जब हम शेयर करेंगे तो हमारे लिए वो अजनबी नहीं रहेंगे, अपने हो जाएंगे। मसलन हम उस बोली बानी भाषा भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज्यादा जानेंगे और किसी न किसी खान पान विशेष से जुड़ भी जाएंगे। मतलब अगर आपका दोस्त कोई बंगाल का है और आप केरला के हैं, या फिर आप भारत के यूपी के हैं, तो आप एक दूसरे की भाषा जान जाएंगे, उनका रहन सहन जानेंगे, उनका खान पान भी जानेंगे, तो एक दूसरे से आप जुड़ जाएंगे, आप अच्छे फ्रेंड बन जाएंगे, और आपके लिए वो आपके घर जैसा हो जाएगा। फिर आप पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश, आप एक हो गए, अब वहां पर इंडिविजुअल नहीं है, अब राज्यों के बीच में एक एक भाव हो गया। इसी के साथ ध्यान देने की बात है कि स्थानीय व्यंजनों का पुनरुद्धार भी हो रहा है। और साथ ही साथ क्या हो रहा है, मान लीजिए कि जब कोई त्योहार आता है, जैसे आप यूपी के हैं और कोई बच्चा बिहार का है, और उसके यहाँ छठ पूजा हुई, छठ पूजा में वो लेकर अपने यहाँ का वो जो ठेवका बोलते हैं, मतलब वहाँ जो उनका बनता है अपना देसी व्यंजन, उसने आपको खिलाया, आपको अच्छा लगा, आपने अपने घर में बनवाया। तो इस तरीके से क्या है कि जो उनका स्थानीय व्यंजन है उसका दोबारा से, मतलब वो भी एक तरीके से बढ़ रहा है, उससे भी लोग इंजॉय कर रहे हैं और भी लोग उसका चलन में लेकर आ रहे हैं। तो ये चीजें क्या अच्छी अच्छी बात है कि कुछ स्थानीय व्यंजन ऐसा नहीं है कि वो विलुप्त हो रहे हैं, वो भी उनको भी एक तरीके से पुनर्द्वार मिल रहा है, वो भी जरूरी है, जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन बढ़ गया। मतलब ये तो पुरानी ही चीजें हैं, है ना, ये कितनी डिफरेंट है यार, ये कितनी अच्छी है, ये चीजें तुम्हारी दादी के समय बनती थी, तो ये चीजें भी एक तरीके से ऐसी हो जाती हैं। ऐसा स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटल में प्राचार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। मतलब क्या होता है ना, आप जब 5 स्टार होटल की बात करते हैं तो वहां पर आपको डिफरेंट डिफरेंट चीजें मिल जाती हैं,
जैसे मैंने भी अभी एग्जांपल दिया था कि किसी उच्च वर्ग के या कोई पैसे वाला बहुत ज्यादा है, उसकी आप पार्टी में जाएंगे तो आपको 50 वहां पर व्यंजन मिलेंगे, क्योंकि उनकी कैपेसिटी है, उनके पास पैसा है, वो 50 चीजें बनवा सकते हैं। लेकिन मिडिल क्लास या फिर निम्न वर्ग के, वहां आपको 2 या 3 सब्जी मिल जाए तो बड़ी बात है, क्योंकि उनके पास उतना ही है। तो 5 स्टार होटल जो कि भाई कॉस्टली होता है, तो उनके पास पैसा है, वो उस होटल में 5 स्टार होटल है, तो वो हर तरीके का खाना आप वहां पर ले सकते हो, चाहे वो देसी हो, चाहे वो विदेशी हो, चाहे वो किसी भी राज्य का हो, कहीं का भी हो, क्योंकि भाई उनके पास 5 स्टार होटल है, वो हर चीज अवेलेबल है उनके पास। लेकिन किसी ढाबे के पास पहुंच के आप जाके और 50 चीजें ऑर्डर कर दोगे तो आपको नहीं मिल पाएगी। तो यहाँ भाई बताया गया कि जब इस तरीके से हम चीजों को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, अब डिफरेंट डिफरेंट राज्य से हैं, डिफरेंट डिफरेंट जगह से हैं, अपने खाने को शेयर कर रहे हो, तो केवल ये नहीं रहेगा कि भाई 5 स्टार होटल में मिलेगा। जब इस तरीके से हम चीजें शेयर करेंगे तो राष्ट्रीय एकता का भाव उत्पन्न होगा, और जो स्थानीय व्यंजन है उनको भी बढ़ावा मिलेगा। 5 सितारा होटलों में भी कभी कभार मिलते हैं, क्योंकि हर कोई भी नहीं खा सकता, 5 स्टार होटल में हर कोई नहीं खा सकता, कभी कभार, पर घरों बाजारों से गायब होते जा रहे हैं। ये दुर्भाग्य की बात है ना, कि हमारी जो देसी पुरानी चीजें, जैसे गुजिया बनाने, होली पे गुजिया बनती है, छठ पे कुछ और बनता है, तो ये चीजें क्या बड़ा मुश्किल है, कठिन, ज्यादा टाइम लगता है, तो लोग थोड़ा ज्यादा रेडीमेड कुछ खरीद लेते हैं और बस खत्म, वो भी समय समय पे मिलती है, हर समय नहीं मिल सकती। तो बड़े दुर्भाग्य की बात है कि हम अपनी, हमारी संस्कृति है, अब खान पान का मतलब यहाँ पर ये है हमारी संस्कृति, हमारी कल्चर, हमारा कल्चर जो पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होना चाहिए, है ना, एक पीढ़ी से। अब पता चले आने वाली 2-3 पीढ़ियों में बच्चे, उनको पता ही ना रहे, जैसे आज डायनासोर खत्म हो गए हैं, ऐसे न जाने कितने जीव जंतु विलुप्त हो गए, हमारे लिए वो सिर्फ किताबों में है ना। तो ऐसा ना हो कि आने वाली 2-4 पीढ़ियों के बाद ऐसा लगे कि अरे गुजिया नाम की भी कोई चीज बनती थी होली पे, या फिर ठिवका, ये जो आप बता रहे हो छठ पे बनते हैं कुछ भी, ऐसा भी कुछ होता था। ये बड़े ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि हमारी लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, तो हम अपने स्थानीय व्यंजनों को खुद भूलते चले जा रहे हैं। दूसरा कौन बनाएगा जब हम खुद अपने व्यंजन नहीं बना रहे। तो इसलिए बताया जा रहा है कि हमें अपनी संस्कृति को बनाए रखने के लिए इन स्थानीय व्यंजनों को भी बनाना चाहिए, और अपने दोस्तों के साथ, अपने आसपास की जगह शेयर भी करना चाहिए, जिससे वो कभी विलुप्त ना हो। ऐसा ना रहे कि हाँ कभी ये भी बनता था, नानी या दादी ये भी बनाया करती थी, अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ अब बाजारों से गायब होती जा रही है। अब देखोगे जलेबियां बनाने में टाइम लगता है तो कौन बनाएगा, कचौड़ियां बनाने में टाइम लगता है, तो ज्यादातर पहले घरों में खूब कचौड़ियां बनाई जाती थी, अब रेयर बनती है, त्योहारों पे बनती है, और ऐसा ना हो कि कभी गायब भी हो जाए, है ना। पहले रोज बनती थी, अब त्योहारों के समय बनाई जाती है, साल में कुछ महीने में एक बार बन गई, 2 महीने में एक बार बन गई, तो धीरे धीरे गायब हो रही है ना चीजें। तो ये एक तरीके से ये सही बात नहीं है। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी कहाँ मिलते हैं, ज्यादा आलू वाले समोसे मिल जाएंगे, लेकिन सब्जियां, जब सर्दियों में बहुत सी सब्जियां आ जाती है, मटर गाजर सब डाल के, ऐसा कौन बनाता है, किसके पास टाइम है, बनाता ही नहीं कोई है। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की दुर्गति हो रही है, और इसी तरीके से साग वगैरह उत्तर भारत का, जो हम पहले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, वो भी कहीं ना कहीं गायब हो रहे हैं। तो यहाँ पर क्या बताया जा रहा है इस पर स्लाइड में, ओवरऑल हमने पहले देखा कि स्थानीय व्यंजन क्या क्या है, कैसे हमारे खाने में ऐड हो रहे हैं, उनके क्या नकारात्मक पहलू हैं, फिर उनके पॉजिटिव पहलू क्या है। पॉजिटिव पहलू में क्या देखा कि जिस प्रकार हमारी लाइफ बढ़ रही है, तो जरूरी है कि भाई ये चीजें हमें आनी चाहिए, जब हमारा ट्रांसफर हो कुछ भी हो तो हमें पता। लेकिन अब आप देखेंगे कि साथ ही साथ हम और भी गलत काम कर रहे हैं, कि हम अपने स्थानीय व्यंजनों को भूलते चले जा रहे हैं। वो एक तरीके से पुरानी चीजें हो गई हैं, वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि हम उनको बना नहीं रहे हैं। हम समय और उस सबका बहाना लगा के कहीं ना कहीं उनके साथ ऐसा हो रहा है कि हम उनको अपने समाज से, अपनी संस्कृति को छोड़ रहे हैं। अगर नई संस्कृति को अपना रहे हैं तो अपनी पुरानी संस्कृति को भूल जाए क्या, ये कहाँ तक सही है। यही यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है कि भाई कहाँ तक सही है, हमें अपने स्थानीय व्यंजनों को भी तवज्जो देना है, उनको भी आगे बढ़ाना है। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में चीजें गली मोहल्ले की दुकानों में आम हुआ करती थी, अब उन्हें खास दुकानों में तलाशा जाता है। कि उत्तर भारत में कुछ चीजें बड़ी फेमस थी, जो आप जगह जगह मिल जाती, लेकिन अब उन्हें कुछ ही गिनी चुनी दुकानें रह गई जहां आप ले सकते हो। यह भी एक कड़वा सच है कि स्थानीय व्यंजनों को हमने कथा कथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया। जाहिर सी बात है कि मॉडर्न बन रहे हैं हम, मॉडर्न होने के नाते कौन खाएगा कचौड़ियाँ, इतना ऑयल भरा है, आजकल के नए बच्चे बोलते हैं इतना ऑयल, कचौड़ियाँ हम नहीं खाएंगे, जलेबी हम नहीं खाएंगे। क्यों, हम मॉडर्न हो रहे हैं। जिस तरीके से आप देख रहे हो कि हम नई चीजों को अपनाते चले जा रहे हैं, विदेशी कल्चर जो है उसको फॉलो करते आ रहे हैं, तो यहाँ पर लेखक का जो एक मीनिंग है ना, वो ये हमें बताना चाह रहा कि हमारी संस्कृति कल्चर कैसी है। अच्छी बात है कि हम नई चीजों को ऐड कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपनी संस्कृति को भूल जाए, अपने कल्चर को भूल जाए। ठीक है, आधुनिकता के चलते छोड़ रहे हैं। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम मॉडर्न हो रहे हैं, हम आगे बढ़ रहे हैं, हम चीजों को फॉलो कर रहे हैं, तो अपने कल्चर को भूल जाए क्या। तो और पश्चिम की नकल में बहुत सी चीजें अपना ली आगे ना, पश्चिम मतलब वही अंग्रेज विदेशी जो हमारे ऊपर शासन करके गए हैं। तो बोला गया कि पश्चिम के देश जो है, पश्चिमी जो देश हैं, उन देशों की नकल करते चले जा रहे हैं और अपने कल्चर को भूल रहे हैं। जैसे आप देखेंगे इंडिया में साड़ी जो है ना,
हम विदेशी फॉलो कर रहे हैं हमारे कल्चर को, और हम जीन्स और ये सब पहनावे में लेकर आ रहे हैं। साड़ी महिलाएं आपको देख रहे हो आजकल कितनी कम। तो यहाँ पर यही मतलब है कि हम अपने, ये लेखक बताने का प्रयास कर रहा है कि भाई अच्छी बात है हम नई चीजों को अपनाएं, लेकिन अपने कल्चर को हमें नहीं छोड़ना चाहिए, जो स्वाद, स्वास्थ्य और सरसता में मामले में हमसे बहुत अनुकूल नहीं है। अब आप देखिए कि जो हमारे देसी व्यंजन है, जो हमारी संस्कृति है, जैसे मान लीजिए अभी साग की बात करें, कड़ी की बात करें, है ना, जो हमारे यहाँ देसी व्यंजन है उनका स्वाद भी बहुत अच्छा है, लाजवाब है, साथ ही साथ हमारे स्वास्थ्य पे भी अनुकूल है, प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि हम विदेशी जो भोजन खा रहे हैं, अच्छी बात है अपना रहे हैं, समय की बचत हो रही, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारे शरीर पर बहुत बुरा इनका इफेक्ट पड़ता है। आजकल जिसको देखो ओबेसिटी हो रही है ना, ओवर वेट हो रहे हैं सब। पहले के लोगों को कहाँ बीमारियां थी? आजकल जो बीमारियां बढ़ने का कारण भी यही है कि हमने जो इतनी सारी चीजें, मैदा की, चाइनीज, ये जो बर्गर, पिज्जा, नूडल्स, सब जो बहुत लेट पचता है, बहुत अनहेल्दी होता है, उसको इतना ज्यादा शामिल कर लिया अपनी लाइफ स्टाइल में कि हम अपने शरीर का ध्यान नहीं रख पा रहे। बात कर रहे हैं स्वास्थ्य की, स्वास्थ्य की तरफ ध्यान ही नहीं है, जिंदगी भागम भाग में लगे, किस लिए भाग रहे हैं? शरीर के लिए, शरीर को ध्यान नहीं दे रहे। तो यहाँ पर लेखक इसी चीज से आगाह कर रहा है, युवा पीढ़ी है आप, आने वाले समय में आप पूरा एक समाज कल्चर डेवलप करेंगे, तो ये हमें ध्यान रखना है कि किस तरीके से। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि चैप्टर सिर्फ हमें परीक्षा के उद्देश्य से नहीं, हमें अपने जीवन में उतारना है कि किस प्रकार से हम विदेशी चीजों को अपनाने के चक्कर में अपनी संस्कृति को भूल रहे हैं। साथ ही साथ हमारे जो कल्चर, जो संस्कृति है, जो व्यंजन थे, भले उनमें समय ज्यादा लगता हो, थोड़े महंगे पड़ जाए, लेकिन वो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छे थे, स्वाद में बहुत लाजवाब थे। लेकिन विदेशी जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। कभी डॉक्टर बोलता है आपको कि जाओ आप ब्रेड खाना जाके बीमार हो, आप मैगी खाना जाके, क्यों? क्योंकि वो स्वास्थ्य के लिए अच्छे नहीं है। हो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीजों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पाते। कई बार तो क्या होता है कि 50 चीज आपके सामने, जैसे कि मैंने पार्टी की बात की, आप जाते हो ना अक्सर प्रतिभोज, प्रतिभोज मतलब शादी पार्टियों में जाते हो, तो उसमें ढेर सारी चीजें रख दी जाती हैं। अभी बताया कि भाई जिसके पास क्षमता है, जिसके पास पैसा है, तो उसने 20 चीजें बनवा दी। अब 20 चीज का आप एक प्लेट में, कई बार तो आप देखते हैं कुछ लोग क्या करते हैं, हर चीज को रख लेते हैं इस एक ही प्लेट में, मीठा भी, खट्टा भी, नमकीन भी, सब मिक्स हो रहा है, सब गड़बड़ हो रहा है स्वाद उसका, कोई स्वाद नहीं आ रहा, बस वो 10 चीजें बनवा ली। लिमिटेड चीज रहती तो आप हर एक चीज का स्वाद ले पाओ। अब 20 चीजें आप सबको खाने के चक्कर में सारा स्वाद सब मिक्स हो जाता है, कुछ भी नहीं बचता है। तो भाई बताया जा रहा है कि कई बार हम ऐसा भी करते हैं, लेकिन ये हमारी समझ पे डिपेंड करता है कि आपको जो चीज पसंद है सिर्फ उतना ही खाएं, कम लें, एक चीज को खत्म कर लें तो दूसरी लें। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि लोग अपनी प्लेट को ऊपर तक भर लेते हैं, और फिर जब सारा स्वाद मिक्स हो जाता है, पेट ऊपर तक भर जाता है, खाया नहीं जाता है, उठा के सारा डस्टबिन फेंक देते हैं। वो डस्टबिन है, वो खाना पेट में कम जाता है, डस्टबिन ज्यादा जाता है। उस खाने को कोई और किसी के पेट में चला जाए अच्छी बात है, तो खाने को हमें बर्बाद नहीं करना है, वो हमारे ऊपर, हम हमारी खुद की समझ पर डिपेंड करता है कि हम खाने को इस तरीके से लें। अगर 50 चीजें बनी है या 20 चीजें बनी है, तो लिमिटेड चीज लीजिए आप। अगर आपको सबका स्वाद लेना, सबका स्वाद करना है, तो कोई फायदा नहीं। फिर खान पान की मिश्रित या विविध संस्कृति में हमें कुछ चीजें चुनने का अवसर देती है। ये लाइन आप ध्यान से समझ रहे हैं इस चीज को, कि अगर 20 चीजें बनी है, तो आप अपने स्वाद अनुसार आपको जो चीज पसंद है केवल आप उसी चीज का चुनाव करें ना, कि आप 20 की 20 प्लेट में रख लेंगे, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यहाँ पर लेखक बता रहा है कि विविध संस्कृति का मतलब है, जैसे मान लीजिए आप 2 चीज बनी थी और आप दोनों में से कुछ भी नहीं खाते, फिर आप कैसे खाना खाओगे? ऐसा होता है ना कई बार। तो यहाँ पर अगर 10-20 चीजें बनी हुई है, तो आपको जो पसंद हो आप वही चीज लें, लिमिटेड लें, एक खत्म कर लें तब दूसरी लें। तो ये भी है, उसका लाभ प्राय हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा रहे हैं, उठाते नहीं है, हम ऐसा ध्यान ही नहीं देते, हम तो सबके सब रख लेते हैं। अक्सर एक ही प्लेट में कई तरीके के, एक कई बार तो विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन को परोस लेते हैं। मतलब खट्टा भी रख लिया उसी में, मीठा भी रख लिया उसी में, नमकीन भी उसी में रख लिया। तो भाई अब क्या देखेंगे कि अलग अलग तरीके, ठंडा गर्म सब एक में मिक्स कर लिया, तो कहाँ स्वाद बचेगा? इसका मतलब ये नहीं है, लेखक कह रहा है कि मिश्रित संस्कृति इसलिए है कि आप उसमें चुन सकें अपने लिए, आप चूज कर सकें कि मुझे क्या खाना है, कितना लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि 10 चीज सामने है तो 10 की 10 परोस लें। इसलिए खान पान में जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है, और लग यह रही है कि और आने वाले समय में ये और भी ज्यादा इसी तरीके से आगे बढ़ती रहेगी आने वाले कुछ समय में। तो यहाँ पर पूरे चैप्टर को समझने का मतलब ये कि हम अपनी संस्कृति को ना भूलें, अर्थात हमारे जो देसी व्यंजन है उनका हमेशा हम ध्यान रखें, समय समय पर बनाते रहें, क्योंकि वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हेल्दी है, स्वाद में अच्छे हैं। विदेशी चीजों को अपनाना है, भारत के हर एक हिस्से के खाने का लुत्फ उठाना है, क्योंकि कहीं पर भी हमारा ट्रांसफर आ सकता है, कहीं पर भी हम जा सकते हैं पढ़ने के लिए, कहीं पर भी। तो हम ऐसे न रहें अनविग्र, लेकिन समझदारी के साथ हमें अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए चीजों का चुनाव करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ये चीजें हम इसके हमने पॉजिटिव और नेगेटिव
चीजें भी देखिए कि स्थानीय व्यंजन किस प्रकार हमारे लिए अच्छी हैं, किस प्रकार थोड़े से हैं कि भाई समय का इसमें बहुत ज़्यादा चला जाता है। ये सारी चीज़ें में ध्यान रखनी है। इस प्रकार से हमारा लगभग चैप्टर ये है जो कंप्लीट हमने कर लिया है। इसके क्वेश्चन आंसर हैं, इसके शब्दार्थ हैं, ये सब मैंने आपके लिए दिए हैं इसमें, और ये है हमारे क्वेश्चन आंसर यहाँ पर। तो अगर आप क्वेश्चन, हमने आप चैप्टर बहुत अच्छे से समझा है, क्वेश्चन पढ़ेंगे तुरंत आप आंसर दे पाएंगे। ये हमारा कंप्लीट हो गया चैप्टर।